जरा एक मंजर तसव्वुर करें, मतलब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाता है, एक एक पाई जोड़कर अपने ख्वाबों का एक घर या कोई इमारत तामीर करता है और जाहिर आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज मुस्तकबिल का सोचता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर एक सुबह अचानक उसके उसी घर के दरवाजे से भाई बमुश्किल 10 या 15 फुट के फासले पर भारी मशीनरी आ जाती है और जमीन का सीना चीरना शुरू कर देती है। ओह, कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाजें और वो जो जमीन में एक थिरथराहट पैदा होती है ना, वो तो अलग ही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं उस खुदाई से घर की बुनियादों का कोई बुरा हशर ना हो जाए। तो आज हम जिस मामले के इस तफसीली जायजे में जा रहे हैं वो बिल्कुल यही मंजर है। इस्लामाबाद के इलाके स्वान गार्डन ब्लॉक H एक्सटेंशन में। जी हाँ, स्वान गार्डन, जहाँ मकामी रहायशियों को बिल्कुल इसी सूरत हाल का सामना है। दो पहले से बनी हुई इमारतों के बिल्कुल सामने एक नए ट्यूबवेल की ड्रिलिंग पर बात हो रही है। हाँ, और बज़ाहिर देखने में ये बस एक मोहल्ले का आम सा मसला लगता है या शायद किसी प्लॉट का तनाज़ा, लेकिन आज की इस बहस में हम जिन ज़राए को खंगालने वाले हैं उनमें वो मकामी रिपोर्ट भी शामिल है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की गाइडलाइंस जिन्हें GOS कहते हैं, ज़ेरे ज़मीन पानी की साइंस पर नेब्रास्का की स्टडी, पाकिस्तान की नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 और हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत अहम फैसले की दस्तावेजात भी। यानी जब हम इस छोटे से वाक़े को इन तमाम बैनुल-अक़वामी गाइडलाइंस और अदालती फैसलों के तनाज़ुर में देखते हैं तो ये एक बहुत बड़े कौमी, बल्कि मैं कहूँगा कि आलमी बहरान की एक झलक दिखाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सच्ची बात है, ये बहुत तशवीशनाक पहलू है। अच्छा, मैं उस अपील को देख रही थी जो स्वान गार्डन के शहरियों ने जारी की है। उसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि वो लोग पानी निकालने या इलाके की तरक्की के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे। वो जो मांग रहे हैं वो दरअसल शफाफियत है और अपना तहफ़्फ़ुज़ है। मतलब उनके मुतालिबात अगर आप देखें तो इंतहाई साइंसी और तकनीकी बुनियादों पर खड़े हैं। जैसे कि वो एक आजाद जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन यानी जमीन की साख्त की जांच का कह रहे हैं, मिट्टी की टेस्टिंग की रिपोर्ट मांग रहे हैं और हाइड्रो जियोलॉजिकल असेसमेंट के साथ साथ करीबी इमारतों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट भी। उनका एक जुमला मुझे बहुत कमाल का लगा कि एक ट्यूबवेल चंद हफ्तों में खोदा जा सकता है, लेकिन भाई एक घर बनाने में बरसों लग जाते हैं। वाकई, और बुनियादों में पड़ने वाली महज एक दरार नस्लों की कमाई तबाह कर सकती है। मैं तो कहूंगी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी सर्जन से कहा जाए कि वो मरीज का एक्सरे या कोई बुनियादी टेस्ट किए बगैर ही सीधा सीना चाक करके सर्जरी शुरू कर दे। बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने। ये बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है, क्या इस तरह इमारतों के इतना करीब खुदाई करने से वाकई कोई साइंसी या इंजीनियरिंग खतरात होते हैं? मतलब क्या ये डर जायज है? 100% जायज है। अगर हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बैनुल-अक़वामी तंजीम यानी GOS की गाइडलाइंस देखें तो इसमें बड़ी हैरानकुन तफसीलात हैं। आमतौर पर लोग डरते हैं कि मशीन के वाइब्रेशन या कंपन से नुकसान होगा। असल खतरा बोर होल के अचानक बैठ जाने या हाई प्रेशर के इस्तेमाल से पैदा होता है। ओह अच्छा, यानी मशीन की आवाज से ज्यादा खतरा जमीन के अंदर होने वाली तब्दीली का है। बिल्कुल, और इसी खतरे से बचने के लिए GOS की गाइडलाइंस वाज़ेह तौर पर कहती हैं कि किसी भी मौजूदा इमारत से ड्रिलिंग का महफूज फासला कम से कम 10 मीटर होना लाजमी है। 10 मीटर? जरा रुकिए, 10 मीटर का मतलब है तकरीबन 32 फुट के करीब। और स्वान गार्डन की इस मकामी रिपोर्ट में क्या लिखा है कि वो ड्रिलिंग कर रहे हैं सिर्फ 10 से 15 फुट के फासले पर? जी हाँ, बमुश्किल 10 से 15 फुट, यानी बैनुल-अक़वामी हिफाजती मयार के आधे से भी ज्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। 10 मीटर का ये मयार कोई हवा में तीर नहीं छोड़ा गया, बल्कि ये दहाइयों की इंजीनियरिंग रिसर्च का नतीजा है। मतलब ये तो बहुत खतरनाक हद तक करीब है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस अमल के मैकेनिक्स के बारे में बताएं। नेब्रास्का स्टडी गाइड के हवाले से मैंने पढ़ा था कि ज़ेरे जमीन पानी का निजाम वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा हम सोचते हैं।
आम ख्याल तो यही होता है ना कि जमीन के नीचे कोई बड़ी सी नदी बह रही है या पानी के बड़े बड़े गार हैं। हाँ ना, बिल्कुल। मैं भी बचपन में यही सोचती थी कि नीचे पानी का एक समुंदर है, बस पाइप डालो और निकाल लो। अगर वो महज खाली गार हैं, तो पानी निकालने से ऊपर वाली मिट्टी और घर क्यों धंसेंगे? यही तो गलत फहमी है। जेरे जमीन कोई झीलें या दरिया नहीं बह रहे हैं। नेब्रास्का स्टडी यहाँ एक तस्वुर मुतारिफ करवाती है जिसे पोरोसिटी या मसामियत कहते हैं। जमीन के नीचे जो रेत, बजरी, मिट्टी और चट्टाने हैं, उनके जर्रात एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते। अच्छा, उनमें खाली जगह होती हैं? जी, इनके दरमियान बहुत ही छोटी छोटी खाली जगहें होती हैं जिन्हें पोरस स्पेसेस कहते हैं। पानी दरअसल इन बारीक मसामों के अंदर मौजूद होता है और यहाँ साइंस का सबसे अहम नुक्ता आता है कि ये पानी वहाँ खामोशी से पड़ा नहीं रहता, बल्कि ये एक हाइड्रोलिक प्रेशर पैदा करता है। यानी वो पानी अंदर से मिट्टी को सहारा दे रहा होता है। बिल्कुल, वो उन मिट्टी के जर्रात को अंदर से धकेल कर एक स्तून की तरह का सहारा फराम कर रहा होता है। मिट्टी का वजन इस पानी पर भी टिका होता है। ओह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो पानी दरअसल इस पूरी जमीन का वजन उठाने में एक बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। एक तरह से ये पानी उन बुनियादों के नीचे हाइड्रोलिक सुतूनों का काम कर रहा है। और जब हम एक बड़ी मशीन लगाकर मुसलसल और तेजी से वो पानी खींचते हैं, तो हम दरअसल वो सुतून गिरा रहे होते हैं। जब पानी बाहर निकलता है तो उसकी जगह एक कोन ऑफ डिप्रेशन यानी मखरूती दबाव बनता है। कोन ऑफ डिप्रेशन मतलब पानी की सतह एक फनल की तरह गिरती है? जी बिल्कुल। जब आप पंप चलाते हैं तो पानी की सतह बिल्कुल सीधी नीचे नहीं जाती है, बल्कि पंप के इर्द गिर्द एक कीफ या फनल की शक्ल में गिरती है। पंप के करीब पानी सबसे ज्यादा नीचे जाता है और दूर जाने पर सतह कदरे बेहतर होती है। समझ गए। तो इसका जमीन पर क्या असर पड़ता है? अब जो मिट्टी की बास तहें हैं, खास तौर पर जिनमें क्ले यानी चिकनी मिट्टी शामिल हो, वो एक स्पंज की तरह होती हैं। जब उनमें से नमी खिंचती है तो वो बुरी तरह सिकुड़ने लगती हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ से वो अमल शुरू होता है जिसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिफरेंशियल सेटलमेंट कहते हैं, यानी जमीन का गैर मुसावी निशास्त या बैठना। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, अगर जमीन के सिकुड़ने से किसी घर की पूरी इमारत यकसा तौर पर 1 इंच नीचे बैठ जाए तो शायद कोई मसला ना हो, कोई दरार ना पड़े। लेकिन अगर ये कोन ऑफ डिप्रेशन इस तरह बन रहा है कि इमारत के एक हिस्से के नीचे से पानी तेजी से निकल गया और वो हिस्सा 2 इंच बैठ गया, जबकि दूसरा हिस्सा अपनी जगह पर खड़ा रहा, तो फिर? कंक्रीट और सरिया इस किस्म के खिंचाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कंक्रीट में टेंशन बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत कम होती है। जाहिर है, जब एक कोना ज्यादा बैठेगा तो दीवारों में तिरछी दरारें आएंगी, फर्श एक तरफ झुक जाएंगे, दरवाजे फ्रेमों में फंसेंगे और बाज औकात तो पूरी इमारत का स्ट्रक्चर इतने शदीद दबाव का शिकार हो जाता है कि वो रिहाइश के काबिल ही नहीं रहती। इसीलिए स्वांग गार्डन के लोगों का ये मुतालबा 100% साइंसी है कि भाई किसी भी ड्रिलिंग से पहले मिट्टी की बर्दाश्त की सलाहियत का तज्जिया तो करवाएं। ये तो इस मकामी मोहल्ले की बात हो गई, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इसको एक बड़े कैनवस पर देखें तो बात बहुत खौफनाक लगती है। मतलब अगर पानी निकालने से जमीन का सिकुड़ना इतना खतरनाक है, तो पूरे के पूरे शहर जो इसी तरह पानी निकाल रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो गुब्बारे की तरह सिकुड़ कर धंस जाने चाहिए। और बदकिस्मती से दुनिया भर में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इसे टेक्निकल जुबान में ग्राउंड वाटर रिलेटेड सबसिडेंस कहते हैं, यानी पानी निकालने से जमीन का धंसना। क्या वाकई ऐसा हो चुका है कहीं? जी हाँ, अगर हम आलमी तारीख पर नजर डालें तो सबसे खौफनाक मिसाल कैलिफोर्निया की सैन जोक्विन वैली की है। वहाँ की एक तस्वीर बहुत मशहूर है जो ज़ेरे ज़मीन पानी पर काम करने वाले हर साइंसदान ने देखी है। अच्छा, उस तस्वीर में क्या है ऐसा? उस तस्वीर में एक रिसर्चर बिजली के खंबे के पास खड़ा है। उसने खंबे पर बहुत बुलंदी पर एक निशान लगाया हुआ है जिस पर लिखा है 1925, और वो रिसर्चर खुद जमीन पर जहाँ खड़ा है वो 1970 की सतह है। ओह माय गॉड, मतलब जमीन इतनी नीचे चली गई। कितना फर्क था उन दोनों निशानों में? इन 52 सालों में हद से ज्यादा पंपिंग की वजह से वहाँ की जमीन तकरीबन 9 मीटर यानी लगभग 30 फुट नीचे धंस गई। 30 फुट? ये तो एक पूरी 3 मंजिला इमारत के बराबर गहराई है। ये तस्वुर करना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि आप जिस जमीन पर चल रहे हैं वो 30 फुट नीचे जा चुकी है। बिल्कुल, और मेक्सिको सिटी की सूरत हाल तो हमारे सामने है। वहाँ की सड़कों पर बड़े बड़े सिंक होल्स बन रहे हैं, जमीन अचानक फटकर अंदर धंस जाती। हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी। वहाँ तारीखी इमारतें
बाकायदा तिरछी हो चुकी हैं। फुटपाथ फट रहे हैं क्योंकि उन्होंने शहर के नीचे का आबी जखीरा बेदर्दी से खाली कर दिया है। और सिर्फ मेक्सिको ही नहीं, जकार्ता और बैंकॉक में भी बस्तियां समुद्र की सतह से नीचे जा रही हैं क्योंकि पानी निकालने से जमीन लगातार बैठती जा रही है। ये आलमी मिसालें तो वाकई डरा देने वाली हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारी जो नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 है, उसके हकाइक क्या बताते हैं? हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? पाकिस्तान की सूरत हाल इन ममालिक से कम तशवीशनाक नहीं है। पॉलिसी के हकाइक साफ बता रहे हैं कि हम तेजी से वाटर स्ट्रेस्ड से वाटर स्केर्स यानी पानी की शदीद किल्लत वाले ममालिक की फहरिस्त में गिर रहे हैं। मतलब हम खतरे के निशान को छू रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। बल्कि 1951 में हमारे पास फी कस पानी की दस्तयाबी 5260 क्यूबिक मीटर थी, जो 2016 तक कम होकर सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर रह गई। ओह, और मुस्तकबिल की क्या पेशगोई है? 2025 तक ये सिर्फ 860 क्यूबिक मीटर रह जाने का खतरा है और हम इस वक्त ज़ेरे ज़मीन आबी ज़खायर से 50 मिलियन एकड़ फुट पानी निकाल रहे हैं, जो कि महफूज हद से बहुत ज्यादा है। 50 मिलियन एकड़ फुट, ये तो बहुत ही बड़ा हिंसा है। मैं पढ़ रही थी कि इसे वाटर पॉलिसी की जबान में बाकायदा ओवर माइनिंग कहा गया है, यानी हम कान कनी की तरह पानी खोद कर निकाल रहे हैं। जी, ओवर माइनिंग बिल्कुल सही लफ्ज है। और स्वाग गार्डन के केस में एक और पहलू भी बहुत अहम है। इस इलाके के बिल्कुल करीब स्वान नदिया बहता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि दरिया अपना अलग चल रहा है और जमीन के नीचे का पानी अलग है। हाँ, ये तो बहुत आम सी बात है कि जमीन के ऊपर का पानी और नीचे का पानी दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है क्या? हरगिज नहीं, इनका आपस में एक इंतहाई गहरा ताल्लुक होता है, जिसे हाइड्रोजियोलॉजी में रिवर एक्विफर इंटरैक्शन कहते हैं। रिवर एक्विफर इंटरैक्शन, इसको जरा आसान अल्फाज में समझाएंगे? बिल्कुल ऐसे यूं समझें कि फर्ज करें दो पानी की टंकियां हैं जो नीचे से एक पाइप के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं। एक टंकी जमीन के ऊपर है, जिसे आप समदरिया कह लें, और दूसरी टंकी जमीन के नीचे है, जिसे एक्वाफर कहते हैं। ठीक है, दोनों जुड़ी हुई हैं। अब अगर आप नीचे वाली टैंकी से बेतहाशा पानी निकालेंगे तो ऊपर वाली टैंकी यानी दरिया का पानी खुद ब खुद उस पाइप या जमीन के मसामों के जरिए नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा ताकि वो खाली जगह भर सके। ओह, अच्छा, यानी जब आप दरिया के करीब धड़ाधड़ ट्यूबवेल लगाते हैं तो आप बज़ाहिर दरिया को नहीं छेड़ रहे, लेकिन हकीकत में आप खुफिया तरीके से दरिया का ही पानी निचोड़ रहे होते हैं। 100% ऐसा ही है। और अगर इस निजाम को समझे बगैर बड़े पैमाने पर पंपिंग की जाए तो इर्द गिर्द के मौजूदा बोरिंग मुकम्मल खुश्क हो सकते हैं और सेकेंडरी सैलिनाइजेशन यानी पानी खारा भी हो सकता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और शायद सबसे अहम सवाल पैदा होता है, अगर पानी निकालने के इतने संगीन खतरात हैं, जमीन के बैठने का डर है, घरों की बुनियादें खोखली हो रही हैं और 2018 की कौमी पॉलिसी में इसे गिरती हुई बिजली करार दिया गया था, तो होल्ड ऑन, जरा इसको एक प्रॉपर्टी मालिक के जाविये से देखते हैं। जी बताएं। मतलब रिवायती सोच तो यही कहती है ना कि भाई मैंने एक प्लॉट खरीदा है, वो मेरी जमीन है, उसके ऊपर का आसमान मेरा है, तो उसके नीचे मौजूद जमीन और उसके अंदर का पानी भी तो मेरा ही हुआ ना। मैं जब चाहूँ जितनी बड़ी मशीन लाऊं और जितना मर्जी पानी निकालूं, मुझे कौन रोक सकता है? ये एक ऐसा रिवायती और आम इस्तेदलाल है जो हर इंसान के ज़हन में आता है, लेकिन जदीद कानून और माहौलियाती साइंस इस दलील को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। वो कैसे? अगर जमीन मेरी है तो पानी मेरा क्यों नहीं? मसला ये है कि ज़ेरे ज़मीन पानी कोई ठोस चीज नहीं है, जैसे कोई पत्थर या सोना जो सिर्फ आपके प्लॉट की हुदूद के अंदर मुक़य्यद हो। ये एक माया है, ये बहता है। अच्छा, यानी वो बाउंड्री का पाबंद नहीं है? बिल्कुल। जब आप अपने प्लॉट पर एक ताकतवर पंप लगाते हैं और वो मखरूटी दबाव यानी कोन ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो पानी सिर्फ आपके प्लॉट के नीचे से नहीं आता, वो आपके पड़ोसी के प्लॉट के नीचे से भी बहकर आपके पंप की तरफ खींचता है। ओह, इसका मतलब है मैं अपने पानी के साथ साथ पड़ोसी का पानी भी निकाल रही हूँ। बिल्कुल। मुआशियात और कानून की जुबान में इसे ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहते हैं, यानी एक ऐसा मुश्तरका अवामी असासा जिसे अगर कोई एक शख्स अपनी मर्जी से बेदर्दी से इस्तेमाल करे तो वो पूरे माशरे के लिए बर्बाद हो जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। आप दरअसल अपने पड़ोसी के कदमों के नीचे से जमीन का सहारा खींच रहे हैं। ये तो सरासर ज्यादती है।
100% दुरुस्त, और इसीलिए कानून की नजर में जेर जमीन पानी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक पब्लिक ट्रस्ट या अवामी अमानत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक इंतहाई तारीखी फैसला है। रिट पिटिशन नंबर 676 2017 का केस है। हाँ, मैंने इस केस के बारे में पढ़ा है। इसने इस बहस को काफी हद तक समेट दिया था ना? बिल्कुल। इस केस में ये दलील दी गई थी कि जो जमीन सीडीए ने बराह रास्त एक्वायर नहीं की, यानी जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां मालिक अपनी मर्जी कर सकते हैं। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने बहुत वाज़े अल्फाज में इस दलील को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने फैसला दिया कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर कोई भी इलाका हो, खा वो निजी हाउसिंग सोसाइटी ही क्यों ना हो, वहां सीडीए के जोनिंग रेगुलेशंस, बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशंस और माहौलियाती कवानीन की पाबंदी लाजमी है। यानी सीडीए ही पूरे इलाके का वाहिद और हतमी रेगुलेटर है। जी, कोई भी शख्स या इदारा सीडीए और मुतालिका माहौलियाती इदारों की पेशगी मंजूरी के बगैर ऐसे मंसूबे शुरू नहीं कर सकता जो माहौल या अवाम के लिए खतरा हो। ये वाकई एक संगमील की हैसियत रखने वाला फैसला है, क्योंकि इसमें अदालत ने बड़े अवामी मफाद को चंद अफराद के जाती मफाद पर हमेशा तरजीह दी है, और शायद आइन के उन हुकूक की बात भी की है जो हक के जिंदगी की जमानत देते हैं। जी बिल्कुल। आला अदलिया का ये मानना है कि एक महफूज माहौल और पीने का साफ पानी जिंदगी के बुनियादी हुकूक में शामिल हैं। अगर कुछ अफराद के माली मफाद या बगैर सोचे समझे किए गए मंसूबों से शहरियों के घरों के गिरने का खतरा पैदा होता है, तो ये बुनियादी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है, और रियासती इदारों का ये फर्ज है कि वो इसमें मुदाखलत करें। मैं देख रही थी कि 2018 की वाटर पॉलिसी में भी इसी खला को पुर करने के लिए एक बड़ी तजवीज दी गई थी। जी, इसमें ये तजवीज थी कि हर सूबे में एक बाख्तियार ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाई जाए, ताकि जेरे जमीन पानी के इस गैर मनज़्ज़म और अंधाधुंध इस्तेमाल पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। क्योंकि पानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम यूं ही प्राइवेट मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दें। तो अगर हम इन तमाम पहलुओं को समेटें, यानी वो 10 मीटर के महफूज फासले का बैनुल अक़वामी मयार, जमीन के बैठने की साइंस, मसामियत का असूल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये वाज़े फैसला, तो ये सब मिलाकर स्वां गार्डन के रहायशियों की अपील को बिल्कुल एक नई और कानूनी रोशनी में पेश करते हैं। जी, वो शहरी किसी तरक्याती काम की मुखालिफत नहीं कर रहे, वो दरअसल उस मुल्क के कानून के मुताबिक अपने हक़ जिंदगी का दिफा कर रहे हैं। उनका मुतालबा रूल ऑफ लॉ का मुतालबा है। बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि एक बार इमारत की बुनियाद खोखली हो जाए और वो डिफरेंशियल सेटलमेंट का शिकार हो जाए, तो इसकी तलाफी कानून के दरवाजे खटखटाने से नहीं होती। बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। वाकई, अगर तकनीकी जायजे और मिट्टी की टेस्टिंग के बाद ये साबित हो जाए कि वहाँ ड्रिलिंग करना महफूज नहीं है, तो फिर मुतबादिल मकामात की तलाश जरूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी से पहले शफाफियत और मुतासिर होने वाले शहरियों को एतमाद में लेना कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। बिल्कुल, और हुकाम को चाहिए कि वो इन टेक्निकल रिपोर्ट्स को अवाम के सामने लाएं। आज की इस तफसीली गुफ्तगू से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पानी के मसाइल सिर्फ प्यास बुझाने तक महदूद नहीं, बल्कि उनके तार हमारे घरों की बुनियादों और हमारे माशरे की वजूद से जुड़े हैं। जी बिल्कुल। जाते जाते इस अमीख जायजे को खत्म करते हुए एक इंतहाई फिक्र अंगेज नुक्ता आपके सोचने के लिए छोड़े जा रहे हैं, जो साउथ एशिया में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से होने वाली एक हालिया तहकीक से सामने आया है। और वो क्या है? इस तहकीक के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आजकल पानी के प्राइवेट और मुकम्मल तौर पर गैर मुनज़्ज़म बाजार तेजी से उभर रहे हैं। पानी जो कभी जिंदगी का बुनियादी हक था, अब एक मुनाफा बख्श और महंगी शय बनता जा रहा है। ये तो एक बहुत तल्ख हकीकत है। जरा गौर कीजिए, अगर पानी सिर्फ उन लोगों और तिजारती इदारों की पहुंच में रह गया जो इसे निकालने के लिए ताकतवर तरीन और गहरी मशीनें खरीद सकते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो अमीर तबकात जमीन के अंदर मौजूद सारी नमी खींच लेंगे? ये एक बहुत खौफनाक इम्कान है। और फिर क्या होगा? वो शहर और वो मोहल्ले जो हमने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर तामीर किए थे, वो रफ्ता रफ्ता हमारे ही कदमों के नीचे बिखर कर जमीन बोस हो जाएंगे। इस सवाल पर और अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जरूर गौर कीजिएगा।